आज इस लेक्चर में एक नया कंसेप्ट इलेक्ट्रिकल का समझेंगे जो बेसिक कंसेप्ट है। जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं कि ओम्स का जो नियम होता है V इक्वल टू के आर आई, ठीक है। अब यदि इसमें रेजिस्टेंस का मान निकाला जाए तो R बराबर आता है V बाई आई, ठीक है। ये फार्मूला है आपका कि रेजिस्टेंस का मान इतना आता है। अब ये हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी यदि ये इक्वेशन आप पढ़ रहे हैं या इक्वेशन आप देख रहे हैं तो इसमें जो मेन कंसेप्ट आज हम समझेंगे कि R इक्वल टू V बाई आई वाले फार्मूले पे यदि वोल्टेज या करंट के मान को हम चेंज करते हैं, वोल्टेज एंड करंट आर चेंज बट नो इफेक्ट, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है रेजिस्टेंस के मान पे, नॉट इफेक्ट रेजिस्टेंस वैल्यू। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि आप VR का जो फार्मूला हो गया R इक्वल टू V बाई आई, इस यदि फार्मूला का आप यूज करके यदि कहते हैं, यदि रिलेशन आप बनाते हैं और ऐसे लिख देते हैं कि R प्रोपोर्शनल के V, ठीक है। और एक आप ऐसे कर सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल के 1 बाई आई, और इस हिसाब से यदि आप बोलेंगे और ये कहेंगे कि वोल्टेज और करंट का मान यदि चेंज कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस का मान भी क्या होना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। लेकिन कंसेप्ट ये है आज का कि यदि वोल्टेज या करंट कोई भी परिवर्तन कीजिए, किसी को भी चेंज कीजिए, लेकिन रेजिस्टेंस के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, रेजिस्टेंस का मान कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है। और यदि रेजिस्टेंस वोल्टेज या करंट के बदलने से रेजिस्टेंस का मान बदल जाता है तो ये समझ लीजिए कि वहाँ पे ओम का नियम बिल्कुल लागू नहीं होगा, ओम का नियम वहाँ पे क्या हुआ होगा, फॉल्स हो गया होगा। जैसे ओम के नियम में कंडीशन बनती है उसको समझिए पहले, इसके बाद फिर हम इस पे आते हैं, ठीक है। ओम के नियम में कंडीशन ये बनती है कि जो फार्मूला हमारा V इक्वल टू आर आई है, ठीक है, ये आपको बताए थे कि I इक्वल टू के GV भी है, ठीक है, दोनों से कोई। इस फार्मूला को हम आपको कंपेयर करवाए थे मैथ के एक फार्मूला से y इक्वल टू के mx, जबकि ये y इक्वल टू mx प्लस सी होता है। c मूल बिंदु से यदि कोई भी लाइन स्ट्रेट लाइन गुजर रही है तो y इक्वल टू mx, c का मान वहाँ पे 0 लिखा जाता है, क्योंकि जो फार्मूला होता है आपका ये होता है y इक्वल टू mx प्लस के क्या होता है, c होता है। तो c यदि 0 है तो इसका मतलब कि आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो 0, 0 से होके गुजर रही है, यानी कि x और y अक्ष का दोनों का मान उस समय क्या होगा, 0 होगा। दूसरी चीज़ कि यदि मान के चलिए कि यदि हम कहते हैं कि नहीं वोल्टेज और करंट का जो फार्मूला है और फार्मूला से हमें ये चीज़ें पता चल रही हैं इतनी, तो वोल्टेज या करंट के मान में चेंज करने से रेजिस्टेंस का मान चेंज हो जाना चाहिए। तो सोचिए कि यदि रेजिस्टेंस का मान चेंज हो जाए तो कई कंडीशन उसमें लागू हो जाएगा जिसको आपको जानना ज़रूरी है। यदि लिख रहे हैं, ध्यान समझिए, यदि एनी पैरामीटर, कौन कौन से पैरामीटर, वोल्टेज और करंट, इफ एनी पैरामीटर चेंज, मतलब कोई भी एक पैरामीटर चेंज किया जा रहा है, देन तब रेजिस्टेंस वैल्यू इज चेंज, ठीक है। यदि ऐसी कंडीशन होती है तो इसका मतलब कि पहली चीज़ तो ये है कि वहाँ पे ओम का नियम लागू नहीं हो रहा है, फॉलो नहीं हो रहा है, नो फॉलो ओम्स लॉ, वहाँ पे ओम का नियम ही नहीं फॉलो हो रहा है, कुछ और नियम वहाँ फॉलो हो रहा है, ओम का नियम वहाँ फॉलो नहीं हो रहा है।
और ओम का जो आपका नियम है, जो हम बताए हैं कि स्ट्रेट लाइन का रेखा है जिसको इलेक्ट्रिकली में बोला जाता है लीनियर। तो इसका मतलब कि रेजिस्टेंस यदि वोल्टेज या करंट के बदलने से रेजिस्टेंस का मान यदि बदलता है तो इसका मतलब कि जो वो नॉन लीनियर है, स्ट्रेट लाइन तब नहीं रहेगी, एक सीधी रेखा नहीं है, वो नॉन लीनियर वाली कंडीशन को फॉलो करेगी। नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। अब नॉन लीनियर पे भी बात करते हैं हम, ठीक है, आते हैं अभी जस्ट इस पे। अब ध्यान से समझिए ओम के नियम को थोड़ा अच्छे से। यदि V इक्वल टू के आर आई है, हमने इसका कंपेरिजन करवाया था स्ट्रेट लाइन के एक इक्वेशन से y इक्वल टू के एम एक्स से, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। अब इसका जो ग्राफ बनाया गया था, ग्राफ, और जैसे ही ग्राफ बनाया गया तो ग्राफ में आपको और अच्छे समझ में आएगा कि, ठीक है, ये हो गया, ये आपका क्या है, y है, और ये क्या है आपका x है, ठीक है। अब यहाँ से एक आपका स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जिसकी प्रवणता यहाँ भी क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी इसकी प्रवणता आपकी m है, और यहाँ भी देखेंगे तो इसकी प्रवणता क्या होगी, m होगी, और इस पॉइंट पे भी देखेंगे तो इसकी प्रवणता क्या होगी, m होगी। इसका मतलब कहने का है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन में यदि आपका झुकाव कांस्टेंट होगा तो वो एक सीधी लाइन होगी, वो लीनियर लाइन होगी, वो एक सीधा लाइन जाएगी, गुजरेगी, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। यदि m का मान एक ही स्ट्रेट लाइन में चेंज होता है तो ये समझ लीजिए कि वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो एक सीधी रेखा नहीं है, वो रेखा सीधी ना होकर कोई दूसरी रेखा हो सकती है। अब सोचिए कि ये इक्वेशन आपका बिल्कुल सेम एज स्ट्रेट लाइन का है, तो इसका मतलब कि यदि हम इसका ग्राफ बनाएं और ग्राफ बना के समझने की कोशिश करें तो ये ग्राफ ऐसे आप बनाएंगे, ये ग्राफ, ये क्या हो जाएगा v, और ये क्या होगा आपका y, x अक्ष पे i हो जाएगा। अब सोचिए ध्यान पे कि यहाँ से एक लाइन गुजरेगी जो r को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, यानी कि जो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी, और ये रेजिस्टेंस एक प्रवणता की तरह है, झुकाव की तरह है, तो ये एंगल हो गया आपका क्या, r। यहाँ भी क्या होगा, r होगा, यहाँ भी आप देखेंगे तो क्या होगा, r होगा। क्यों? क्योंकि एक सीधी रेखा है, और ये क्यों है, क्योंकि मैथ के इस वाले फार्मूले से बिल्कुल मैच कर रहा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले फार्मूले से। तो यदि हर जगह इसका मान बराबर होगा तभी y इक्वल टू एम एक्स सी वाले कंसेप्ट को या इस वाले इक्वेशन को ये फॉलो कर पाएगा। और एक स्ट्रेट लाइन होगा, एक सीधी रेखा होगा जिसको लीनियर बोलेंगे कि ये लीनियर है। तो इसी वजह से ओम के नियम को ये बोला जाता है कि ये लीनियरिटी फॉलो करता है, या ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, लीनियरिटी, लीनियरिटी फॉलो करता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि यदि R का मान आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं या करंट को बढ़ा घटा रहे हैं, और R का मान यदि आपका घट या बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब कि वो नॉन लीनियर रेखा हो जाएगी, वो एक सीधी रेखा नहीं होगी। R का मान यदि चेंज होगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर होगा। और नॉन लीनियर कहने का मतलब कि वो सीधी रेखा जैसे ये गुजर रही है, अब ये सीधी रेखा ऐसे क्या होगी, नहीं गुजरेगी। तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि रेजिस्टेंस का मान कभी भी वोल्टेज पे और करंट पे डिपेंड नहीं करता है। वोल्टेज या करंट बढ़ाइए, R का मान हर पॉइंट पे हर जगह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अब हमेशा, आज से हमेशा ये कंसेप्ट अपने दिमाग में बना के रखिए कि कभी भी रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता है। वोल्टेज करंट के अलावा वो यदि डिपेंड करने लगेगा, वोल्टेज करंट यदि आप बढ़ाएंगे या घटाएंगे और रेजिस्टेंस का मान यदि घटेगा बढ़ेगा, तो इसका मतलब कि वो नॉन लीनियर नहीं है, ओम का नियम फॉलो नहीं कर रहा है, वो कोई दूसरा जो है कि इक्वेशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। हो सकता है वो सेमीकंडक्टर का हो इक्वेशन या कुछ भी हो सकता है, लेकिन यदि V इक्वल टू आर आई, R इक्वल टू वी आई वाले यदि रूल पे आप चल रहे हैं कि नहीं, R बराबर जो फार्मूला है V बाई आई, और यदि इस वाले कंसेप्ट पे आप चल रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि यदि वो चेंज हुआ तो वो तब ओम का नियम नहीं है, कोई और नियम वहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो अब बात ये आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि यदि रेजिस्टेंस का मान वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता है तो क्या वोल्टेज और करंट रेजिस्टेंस के मान पे डिपेंड करते हैं? जस्ट इसका उल्टा, विपरीत, ठीक है। तो दूसरी पॉइंट यदि आप सोचिए ये कि एक तो हमने ये कह दिया कि कभी भी R
V और I के मान पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, नॉट डिपेंड, नॉट डिपेंड। लेकिन ये सोचिए कि क्या V और I रजिस्टेंस पे डिपेंड करता है या नहीं करता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब कि रजिस्टेंस वी आई के मान को चेंज करने से रजिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, रजिस्टेंस का मान जो है वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि किसी भी सर्किट में यदि आपने आर के मान को चेंज कर दिया तो वोल्टेज और करंट का मान दोनों चेंज हो जाएगा और वहाँ पे अलग अलग मान हो जाएगा। जैसे मान के चलिए हम बोलें कि यदि रजिस्टेंस के मान को आप बढ़ा देंगे तो ये समझ लीजिए कि उस सर्किट में करंट का मान भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, करंट कम जाएगा क्योंकि करंट का विरोध करता है, अपोज करता है। और यदि एक तो ये कंसेप्ट हो गया आपका, इसको नोट डाउन करिए। और दूसरा कंसेप्ट ये हो जाएगा कि रजिस्टेंस के मान को यदि आपने बढ़ा दिया, रजिस्टेंस के मान को यदि आपने बढ़ाया तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये है रजिस्टेंस बढ़ने से सर्किट में काफ़ी नुकसान भी है, आई स्क्वायर आर लॉसेस भी होता है। तो बस हम इस वाली इक्वेशन पे बात कर रहे हैं कि नहीं, ये जो आप इक्वेशन पढ़ रहे हैं ये इक्वेशन आप सिंपल सीधा बोलेंगे कि कभी भी करंट के और वोल्टेज के, करंट और वोल्टेज के मान में चेंज करने पे आर में कोई चेंजेज नहीं होता है, जबकि आर के मान को चेंज कर देने पर वोल्टेज और करंट दोनों चेंज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठना चाहिए या उठ रहा होगा कि इसका मतलब कि रेजिस्टेंस जब वोल्टेज और करंट का मेन फार्मूले हैं उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो आखिरकार में रेजिस्टेंस का मान किस किस चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। तो एक बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो लेक्चर सीरीज है उसमें आप यदि पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया गया है, उसमें बताया हम कि जो है कि रेजिस्टेंस का तो एक ये फार्मूला होता है R इक्वल टू के रो एल बाई ए, ठीक है। रेजिस्टेंस का मान इस पे डिपेंड करता है, पहला चीज जो जिस पे डिपेंड करता है रजिस्टिविटी पे, रजिस्टिविटी, ठीक है। रजिस्टिविटी का मतलब सभी मटेरियल की रजिस्टिविटी अलग अलग होती है, किसी का रजिस्टिविटी कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। जिसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिसकी रजिस्टिविटी कम होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा। इसके बाद लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। और ये भी ध्यान रखिए, आज ये भी आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं कि लेंथ ऑफ कंडक्टर कहने का मतलब क्या। और ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। इसके बाद नेक्स्ट जो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ठीक है, टेम्परेचर पे ये भी पढ़ाया जा चुका है कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। और दूसरा होता है कि द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट एक तरह से इसको नोट डाउन उसको बताते हैं, ध्यान से समझिए, डायरेक्शन ऑफ करंट। ये अब इसमें ध्यान ये देना है कि जो द डायरेक्शन ऑफ करंट है वो वास्तव में लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया का ही एक दूसरा कंडीशन है। लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर का ही एक दूसरा रूप है या दूसरे तरीके से जिसको बोला जा रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, इसको समझ लीजिए कि ये होता क्या। जैसे एक कंडक्टर है, अब ये इसकी लेंथ हो गई, ये लेंथ है L। और कभी भी ध्यान रखिएगा लेंथ कंडक्टर की हमेशा उसको बोलते हैं जहाँ से करंट एंट्री करता है और जहाँ लास्ट पॉइंट होता है जहाँ तक करंट जाता है वो आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर है। और ये जहाँ से करंट एंट्री करेगा और जहाँ से करंट निकलता है कंडक्टर में से वो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको बोलते हैं।
ये ज़रूरी नहीं है कि हमने कंडक्टर ऐसे बना दिया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बार बार हम इसको इसी को बोलेंगे। इसमें इसीलिए बता रहे हैं आपको, क्रॉस सेक्शनल एरिया कहने का मतलब करंट जहाँ से एंट्री करे वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और जहाँ से करंट या तो लीव कर रहा है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। लेंथ, करंट यदि यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचा, ये यहाँ से यहाँ तक, तो सिर्फ लेंथ इतना ही होगा। और लेंथ यदि यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो ये टोटल जो है कि इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। तो हमेशा ऑलवेज ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ करंट का मतलब है कि डायरेक्शन यदि करंट का हमने इधर से इधर लिया है, इस डायरेक्शन में लिया है, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर ये है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ ऑफ कंडक्टर है। और यदि यही हिस्सा यदि डायरेक्शन ऑफ करंट हम बदल देते तो लेंथ बदल जाता। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि रेजिस्टेंस सिर्फ इन पे वर्क करता है, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया, और आपका जो है कि रो जिसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, और दूसरा आपका टेम्परेचर है, और एक यही बदला हुआ ही रूप है, यही बताया जा रहा है। यानी कि करंट का डायरेक्शन आप बदल देंगे किसी भी कंडक्टर का तो लेंथ ऑफ कंडक्टर बदल जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर बदल जाएगा। और यदि ये दोनों चीज़ें बदल गई तो दोनों चीज़ जैसे ही बदलेंगी वैसे आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा। ये तो रहा रेजिस्टेंस के बारे में, हमने सीख लिया कि उसका मेन फार्मूले पे रेजिस्टेंस का मान कभी भी डिपेंड नहीं करता है, फ्री होता है। करंट वोल्टेज जितना भी बढ़ाना घटाना कुछ भी कर लीजिए, करंट और वोल्टेज घटते बढ़ने के साथ अलावा कभी भी जो है कि आपका रेजिस्टेंस को कोई प्रभाव नहीं डालता है। लेकिन यदि वही रेजिस्टेंस आप बढ़ा देंगे तो वोल्टेज और करंट का मान प्रभावित हो जाता है। लेकिन रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो L बाई ए पे डिपेंड करता है, जहाँ पे रेजिस्टिविटी पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। इसके बाद टेम्परेचर पे, द डायरेक्शन ऑफ करंट का डायरेक्शन बदलने से लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, ये दोनों चेंजेज हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। और बाकी C और जो L है, कैपेसिटर है, एक जो एक पैरामीटर है वो कैपेसिटर है, और दूसरा जो पैरामीटर है वो जो है कि इंडक्टर है। इनका भी यही ही बिल्कुल सेम एज ही पड़ता है, इनकी भी, ठीक है। कंडीशन इनका भी सेम एज पड़ता है। सेम एज कंडीशन ये है कि जो मेन फार्मूला कैपेसिटर का है, जैसे C इक्वल टू क्यू बाई वी, ये भी Q और V पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और एक फार्मूला जो L का होता है साई बाई के I, तो ये भी डिपेंड नहीं करता है इस पर, जैसे R इक्वल टू के V बाई आई होता है। तो इस पे बात किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर पे। बाकी अब इतना जो इसमें कंसेप्ट आपका जो ये बताया गया है उसको आप कन्फर्म रखेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के स्टूडेंट हैं वो कंसेप्ट को समझें, रटना स्टार्ट ना करें, कैसे कहाँ चेंजेज हो रहे हैं कंसेप्ट में, कौन चीज़ें आपको डाउटफुल लग रही है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। धन्यवाद।